नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेताओं में शुमार सुदेश वर्मा जी हैं। सुदेश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुदेश वर्मा जी का झारखंड दौरा हुआ है और इस वक्त ये हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि झारखंड के जो हालात हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आगे जो कुछ हो रहा है उन तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। तो सुदेश जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि झारखंड आए हैं, आप इससे पहले भी आते रहे हैं और झारखंड चूंकि आपकी जन्मभूमि रही है, तो झारखंड स्टेट को और अभी जो वर्तमान हालात हैं आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि हम लोग कुछ चंद वोटों से, चंद सीटों से हार गए थे पिछले चुनाव में। तो एक नॉन आइडियोलॉजिकल कोalition गवर्नमेंट बनती है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप झारखंड की जनता को जो डिलीवरी सिस्टम है स्ट्रॉन्ग करके उनका जो हक है पहुंचाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके विपरीत। आज आप किसी से भी जाके बात करिए तो वो बात कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार रघुवर जी के अंदर बहुत अच्छी सरकार थी, लोगों को बिजली तक नहीं मिल रही है, करप्शन पराकाष्ठा में पहुंच चुका है, ये सरकार करप्शन के लिए जानी जा रही है, और अराजकता, ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफर्स में अराजकता। तो लोग जो सरकार को लाई, निश्चित ही लोग बहुत गुस्से में हैं और हमें लगता है कि ये सरकार अपना औचित्य खोती जा रही है। क्योंकि ऐसा कभी किसी ने सोचा होगा क्या कि मुख्यमंत्री अपने कोई माइंस अलॉट कर दे, जब वो माइंस का इंचार्ज है, अपने रिश्तेदार को मुख्यमंत्री इंडस्ट्रियल लैंड अलॉट कर दे मुख्यमंत्री रहते हुए? ऐसा होता है क्या कहीं? ये किस तरह की अराजकता है, किस तरह का न्याय है, कितना करप्शन। तो लोग जो हैं काफ़ी गुस्से में हैं इस सरकार के खिलाफ। तो सुदेश जी, ये जेएमएम का कहना है कि बीजेपी उनकी सरकार को अस्थिर कर रही है और ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग कर रही है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे और भी जो भी एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं इन तमाम मुद्दों की। देखिए, अपनी कमजोरी को अगर आप केंद्र सरकार में डालने का प्रयास करेंगे तो जनता बहुत समझदार है, जनता को समझ है। क्योंकि ये जो रुपए दिख रहे हैं ईडी रेट में, ये रुपए कोई केंद्र सरकार ने नहीं ला के रख दिया, या आपके छुपाए हुए जगह से रुपया मिला है। और ऐसा कोई भी केंद्रीय एजेंसी जब ऐसा कार्य करती है तो बहुत दिनों के इन्वेस्टिगेशन की बात करती है। और ये पहला रेड नहीं हुआ है। करप्शन के खिलाफ जो मुहिम है नरेंद्र मोदी जी की, वो मुहिम हर जगह चल रही है, पूरे भारतवर्ष में चल रही है। तो लोग तो खुश होंगे ना, क्योंकि मोदी जी का तो संकल्प है कि भारत को करप्शन फ्री बनाना है। तो ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि कैसे कोई ब्यूरोक्रेट इतना मैनिपुलेट कर ले कि इतना पैसा वो जमा कर चुका है, ये कहाँ से ये पैसा है। लोग तो ये जानना चाहेंगे ना, कौन लोग थे जो कि इनका समर्थन कर रहे हैं। और अभी तो देखिए क्या क्या होता है। अभी कुछ कंक्लूसिव स्टेज पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं, उसके बाद बहुत कुछ बोलने के लिए होगा। लेकिन यहाँ जो सत्ताधारी दल हैं, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो, वो कहते हैं कि जनता ने अपना विश्वास हम पर जताया है और ये 5 साल तक हमारी सरकार को कुछ नहीं होगा। एक बात बताइए, जनता ने आपको बोला कि आप करप्शन करिए? जनता ने इसके लिए आपको सत्ता में नहीं लाया है। सत्ता में आप आए हैं तो सत्ता के द्वारा आप जनता के लिए कार्य करेंगे, अपने परिवार के लिए कार्य नहीं करेंगे और अपने वो चंद जो गिने चुने लोगों हैं उनके लिए कार्य नहीं करेंगे। लेकिन ये सरकार तो वही कर रही है ना। तो जनता को सब समझ है। आप जाइए जनता के बीच में बात करिए, देखिए जनता आपको क्या जवाब देती है। आप करप्शन कर रहे हैं, आप अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, और झारखंड जो एक सुचारू रूप से चल रहा था, उस झारखंड की स्थिति आज क्या है? आप पत्रकार हैं, आपको पता है इसके बारे में। वाकई में। तो अब आगे बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या होगी, खासकर झारखंड के हालात को देखते हुए? देखिए, हम तो इनको एक्सपोज करेंगे और अब देखते हैं कि क्या डिसीजन लेती है चुनाव आयोग। क्योंकि ये तो फंसे हुए हैं, क्योंकि खुद को इन्होंने अलॉट किया था। भारी करप्शन जो पूरा प्रूफ है, हम उसका इंतज़ार करेंगे और जनता के बीच में तो हम इनको एक्सपोज करेंगे ही करेंगे। हम विपक्ष में हैं, मजबूत विपक्ष हैं हम, और हमारा ये धर्म बनता है कि हम इनके जो गलत कार्य हैं उनको लोगों को एक्सपोज करें, वो हम करेंगे। तो चलिए, यानी जो कुछ भी होगा कानून के तहत, न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।
तो सुदेश जी का एक और परिचय हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुदेश जी झारखंड के चतरा के ही रहने वाले हैं, झारखंड के भूमिपुत्र हैं और इन्होंने मोदी द गेम चेंजर नाम से एक पुस्तक भी लिखी और इनकी ये पुस्तक काफी लोकप्रिय भी है। सुदेश जी, हम चाहेंगे, चूंकि आप बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि आप झारखंड के भूमिपुत्र भी हैं और आपने जो पुस्तक लिखी है वो पुस्तक भी काफी लोकप्रिय हुई है, तो चतरा से वहां तक का सफर आपने कैसे तय किया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत लंबी जर्नी है, मैं कोशिश करता हूँ अपने शब्दों में इतने कम समय में बता सकूं। चतरा में मेरा जन्म हुआ। चतरा उस समय हजारीबाग का पार्ट हुआ करता था, अब तो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है, नक्सल प्रभावित है, आपको पता ही है। अब तो वहाँ से नक्सली लोग कम हुए हैं, उनका प्रभाव। तो बहुत ही बैकवर्ड जगह, आज भी विकास की वहाँ बहुत ज़रूरत है। वहाँ जन्म हुआ, वहाँ से फिर काफ़ी जर्नी के बाद रांची कॉलेज में पढ़ाई हुई हमारी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी रांची यूनिवर्सिटी से, फिर मैं JNU गया, वहाँ से MPhil किया। उसके बाद पत्रकारिता ज्वाइन किया और उसके बाद फिर मैंने लॉ ज्वाइन किया और उसके बाद राजनीति में आया, भाजपा की राजनीति में आया। लेकिन इसके पहले एक अन्ना आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा, जो करप्शन के खिलाफ हुआ था और एक ऐसा माहौल बना था कि लोग जो हैं बहुत गुस्से में हैं करप्शन के खिलाफ और चाहते हैं कुछ हो। ये जो होता है कुछ हो नहीं रहा है, लोग करप्शन की बात करते हैं, तो उस मूवमेंट का पार्ट बने हम लोग। तो हम लोग हमेशा सोचते थे कुछ लोग कैसे चीज़ों को किया जाए। तो उस समय एक व्यक्ति जो है गुजरात में अपने परफॉर्मेंस से, अपने IT को यूज़ करके कैसे करप्शन पर नकेल बांधा जा सकता है, कैसे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। क्योंकि आज के जो युवा हैं उनको जाके लाइसेंस मिल जाता है, उनको घूस नहीं देना पड़ता होगा क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। उसी तरह आप पासपोर्ट की बात करिए, आप अप्लाई करिए, एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको पासपोर्ट आ जाएगा, आपको पता है किसी को भी घूस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था जी, और बिना घूस दिए हुए कुछ नहीं होता था, तो बहुत उद्वेलित थे लोग। और यही हमने देखा कि मोदी जी ने IT टूल को यूज़ करके एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इफेक्टिव किया था, करप्शन के खिलाफ बहुत कार्य किए थे। तो हम लोगों को लगा ये व्यक्ति हैं जो देश को सुधार सकते हैं, देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। और उसके बाद हमने एक किताब लिखा, काफ़ी रिसर्च और स्टडी करके, जब मैं न्यूज़ X का न्यूज़ एडिटर था, हमने उस समय एक किताब लिखी, नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर। क्योंकि मैंने देखा हर चीज़ में उन्होंने, उनका जो सोचने का स्केल है, यानी ये उनके PM बनने से पहले ही आपने ये पुस्तक लिखी? जी, PM बनने के बहुत पहले 2013 में। और उसके बाद हमने इन्हें गेम चेंजर बोला था क्योंकि इनका जो तरीका था कार्य करने का, ये बहुत लार्ज स्केल में करते थे और चीज़ों को सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास भी अगर कोई सोल्यूशन है जाइए मोदी जी के पास, तो मोदी जी उसको सुनते थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे। नरेंद्र मोदी गेम चेंजर में लिखा ये किताब, भगवान का शुक्र है कि ये टॉप सेलिंग बुक बनी मोदी जी पर, जो भी पढ़े बहुत प्रशंसा किया आम व्यक्ति ने। और यानी मोदी जी एक दिन देश का नेतृत्व करने वाले हैं, उनके अंदर ये क्षमता है और देश उनकी ओर देख रहा है, इस बात को आपने पहले ही भांपा था और एक पुस्तक के रूप में उसे देश के सामने रख भी दिया था। जी बिल्कुल। और मैं इसके पहले ब्रिटिश हाई कमीशन में सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट था और मैंने वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया था तुम क्या करोगे, क्योंकि वो लोग हमेशा कुछ सैंक्शन मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, तुम क्या करोगे अगर कल मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। उनको ऐसे बोले, यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? हम बोले ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल। ये भारतीय जनता पार्टी है, आपके कहे मुताबिक नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक, अपने नेतृत्व के मुताबिक चलेगा। और मैं चूँकि एज ए पत्रकार रिपोर्टिंग किया हूँ काफ़ी सालों तक, तो BJP के जो कैरेक्टर है उसको मैं समझता था, उसकी तासीर को समझता था, तो मैं जो बोलता था वो सही होता था। मैंने किताब लिखी, उसके बाद मुझे लगा कि कहीं हमने अपने पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खुद लगा दिया था, क्योंकि मोदी जी के बारे में मैंने लिखा, बहुत पॉजिटिव मुझे लगा और जो मुझे लगा मैंने लिखा। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अपने सब्जेक्ट को पूरा समर्थन करना चाहिए, बाहर से नहीं अंदर जाके करना चाहिए। फिर मैंने प्रयास किया, BJP ने मुझे एक बहुत अच्छा पोजीशन दिया, उन्हें मेरी बातों को समझे और उसके बाद से मैं BJP मीडिया सेल में हूँ, मीडिया रिलेशंस में हूँ, जाता हूँ आपके चैनल्स में ऐसे प्रवक्ता रिप्रेजेंट करता हूँ। बिल्कुल, मोदी जी का ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। इस बीच विपक्ष को अगर देखा जाए, जो भी दूसरे राज्यों में गैर BJP सरकारें हैं वो उन पर आरोप लगाती हैं कि उनका रवैया तानाशाही है, वो दूसरों की नहीं सुनते, साथ लेकर नहीं चलते। ये तमाम मुद्दे सामने आते रहते हैं। और अगर मुद्दे की बात की जाए तो केंद्र राज्य विवाद, अक्सर इस तरह के विवाद सामने आते हैं। इसी तरह का एक विवाद आज भी देखने को मिल रहा है, जब दिल्ली से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी BJP के नेता हैं, उन्हें पंजाब पुलिस ने उठा लिया तो हरियाणा पुलिस ने रोक लिया है। तो इस तरह की समस्याएं जो सामने आ रही हैं, आखिर कहीं न कहीं विपक्ष इसके लिए मोदी जी को उनकी शासन पद्धति को जिम्मेदार ठहराता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या राजनीति में
क्या डेमोक्रेसी में गाली गलौज देना और वो लिबर्टी होना ही डेमोक्रेसी है? क्या हम रीजनेबल तरीके से अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से लोगों के सामने रख सकते हैं? अगर ये आप करना चाहते हैं तो आपको पूरी आज़ादी है। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी तो खुद बोलते हैं कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। एज ए पत्रकार मैं बताता हूँ, कितनी बार मोदी जी से पत्रकारों ने पूछा तो बोले यार तुम्हारा काम है, तुम लिखो ना, तुम्हें किसने मना किया है? फैक्ट बेस तुम लिखो, मुझे क्रिटिसाइज करना है करो। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ और आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो ये तो हेल्प करेगा ना देश को, और हेल्प करेगा देश और अच्छा करे। और मोदी जी जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास कुछ कहने के लिए पॉजिटिव, आप उनको सजेशन दीजिए, वो सुनते हैं। लेकिन आप सिर्फ गाली दीजिए और सोचिए कि ये आप करते रहे, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और आपने जो तजर्बा पग्गा की बात की, ये हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हैं और बहुत जुझारू कार्यकर्ता भी हैं। जिस तरह से आपने उनके साथ ट्रीटमेंट किया है, उनके पिताजी को मारा जैसे पिताजी ने FIR लॉन्च किया है, एक सरदार हैं, उनके पगड़ी की इज्जत आपने नहीं की। जिस तरह से आपने उन्हें अरेस्ट किया, उनको ले गए, कैसे चलेगा हमारा समाज? कानून से चलेगा या किसी की अराजकता से चलेगा? किसी भी प्रदेश की पुलिस, मान लीजिए झारखंड पुलिस, अगर किसी को अरेस्ट करना है दिल्ली में, तो आप दिल्ली पुलिस से बात करेंगे ना, या तो कोर्ट के आदेश के तहत आप ले जाएंगे। मान लीजिए आपके लोकल कोर्ट का आदेश है तो आप वहाँ की पुलिस को देंगे। आपके पास वो हक नहीं है, क्योंकि आपका हक आपके प्रदेश की सीमा से खत्म हो जाता है। फिर आपको वहाँ जाके वहाँ की पुलिस का समर्थन लेना है, उसके बाद करना। आप इसको इस तरह ले जाने से गैंगस्टर की तरह काम कर रहे हैं, किडनैप करके ले जा रहे हैं। ये तो पता लगा हरियाणा पुलिस ने रोक दिया, अब वो दिल्ली पुलिस को हैंडओवर करेंगे। कानून की इज्जत करना और कानून के तहत चलना, यही डेमोक्रेसी है। और आप देखिएगा ट्रेंड सा बनता जा रहा है। मान लीजिए मैं किसी को अगर कुछ बोल दूं, ट्वीट कर दूं या उसकी बात को थोड़ा क्रिटिसाइज कर दूं, तो जहां विपक्ष की सरकार है वहां हमारे खिलाफ FIR लॉन्च कर दीजिए और हमें फिर उठा लाए जो ममता जी ने किया था। ये कैसे चलेगा? अराजकता के खिलाफ कोई तो बोले। और हम चाहते हैं कि कोर्ट भी संज्ञान ले इस मामले का, और राज्य सरकारों को अपने दायरे में रह के ही कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह की कई समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा महंगाई और भी कई ऐसे मुद्दे हैं। क्या लग रहा है कि मोदी जी अपने इस दूसरे कार्यकाल में ये जो तमाम मुश्किलें सामने आ रही है, गेम चेंजर की तरह, उन पे काबू पा पाएंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आप इतना तो आप मानेंगे कि हमारा देश बहुत ही कष्टमय समय से गुजरा है। 2 साल का कोरोना का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट, हमारी इकोनॉमी चरमरा गई थी, माइनस डबल डिजिट पर चली गई थी, आपको याद है। उसके बाद वहाँ से निकलना, इंडस्ट्री को बढ़ाना, इकोनॉमी एक्टिविटी को फिर से लागू करना। देखिए समाज में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ जिसने कोरोना से सफ़र नहीं किया, ये हकीकत है। मोदी जी को तो, और मुझे लगता है कि आज मैं अगर स्वस्थ हूँ, जिंदा हूँ, कोरोना हम पर कुछ नहीं कर पा रहा है, इसका कारण है कि मुझे टीका मिल चुका है। मैं 2 टीका मुझे मिल चुका है, मैं इंसुलेटेड हूँ। अभी तो बूस्टर डोज की भी बात हो रही है कि हम ले सकते हैं। तो मोदी जी ने तो हमें बचाया है, देश को बचाया है। अगर हम और आप इस तरह से बात कर पा रहे हैं स्टूडियो में, एक समय तक सिर्फ ऑनलाइन बातें होती थी, तो इसका कुछ तो क्रेडिट मोदी जी को देंगे। यूक्रेन में देखिए वार हो रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में, पूरा विश्व चरमराया हुआ है, विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। ऐसे में भारत सर्वाइव कर पा रहा है अपने आप में, क्योंकि हम भी डिपेंडेंट हैं जी, वर्ल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। तो इस चीज़ को जनता समझ रही है, हमारे विपक्ष नहीं समझेंगे। सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए आप करिए, जनता को समझ है। और ऐसी कोई भी क्राइसिस देश में नहीं होने वाली जिससे जनता को परेशानी होगी, क्योंकि हम फूड सफिशिएंट सरप्लस कंट्री हैं। हम तो दूसरे देशों को अनाज दे रहे हैं, हमने परमिशन मांगा और दूसरी जगह अनाज दिया जाए जहाँ नहीं है। श्रीलंका में देखिए जो क्राइसिस हुई, भारत में कभी नहीं हो सकता। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। IMF ने आपको पता है कि कहा है कि हम 8 से 9% की ग्रोथ को अचीव करेंगे, इतने मुद्दों के बावजूद। सो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। मोदी जी पर विश्वास करें कि मोदी जी तो हमारे लिए, उनको क्या किसके लिए करना है? घर बार तो है नहीं, वो तो सन्यासी व्यक्ति हैं, वो हमारे बारे में ही सोचते हैं। और जनता को इस बात का भरोसा है। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए, देखा जाए कि क्या कुछ होता है। सुदेश जी, एक बार फिर लौटेंगे झारखंड की तरफ। झारखंड चूंकि आपका गृह क्षेत्र है,
और आप यहाँ के भूमि पुत्र हैं, लेकिन झारखंड के लोग अभी भी काफी परेशान हैं। यहाँ कई तरह की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है और भी एक सिस्टम बनना चाहिए, स्थानीय नीति, कई ऐसी समस्याएं हैं। और खासकर जेपीएससी, जितनी नौकरियां, जितनी नियुक्तियां होती हैं, सब विवादों में आती हैं। चाहे वो जेपीएससी के जरिए की गई हो, जेएसएससी के जरिए की गई हो, कहीं न कहीं किसी न किसी अदालत में मामला चल रहा है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, आखिर इन सब का समाधान कैसे संभव होगा? देखिए, निश्चित ही समाधान तो बीजेपी ही देगी और ये जनता को भी पता है। और हमारा जो इंटरनल मैकेनिक्स है, इंटरनल डायनेमिक्स इतना स्ट्रांग है कि पार्टी में रहते हुए आप करप्शन नहीं कर सकते। आप पर काफ़ी आंखें जो आपको देखती और आपको पता है ये बात। ठीक है, चीज़ें संभलेगी और झारखंड एक समय रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, क्योंकि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इतने मिनरल्स हैं यहाँ पर, और उन सब का सही उपयोग हो। झारखंड को अगर हम आईटी हब के रूप में डेवलप कर पाएँ, क्योंकि इतना अच्छा माहौल है। अगर हम क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ, देखिए गर्मी पड़ती है, 3 घंटे के बाद फिर बारिश हो जाती है। अगर ब्रिटिश ने इसको एक समर कैपिटल बनाया था तो कुछ सोच के ही बनाया होगा, तो उसको फिर से जिंदा करने की आवश्यकता है। वैसा माहौल बनाया जाए, आईटी फल फूल सकता है यहाँ पर, नए नए इंस्टीट्यूशंस आए, क्योंकि मोदी जी ने तो बहुत कुछ दिया है और देना चाहते हैं, और हमारी सरकार उसको ले पाए। और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकारों को समझना पड़ेगा कि जो कैंपेन के दरमियान वैमनस्यता पैदा हुई थी, वो कैंपेन में छोड़ दें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आपसे अलग नहीं है। आप अगर उनसे दुश्मनी करेंगे, बोलेंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मांगूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, तो आप राज्य सरकार के साथ सही नहीं कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री हैं और आप मुख्यमंत्री हैं, आपको उनके साथ मिलके चलना है। जब फिर चुनाव आएगा तो देखेंगे। बिल्कुल सुदेश जी, आपने हाई कमीशन में काम किया, आप एक पत्रकार के तौर पर, लेखक के तौर पर, अधिवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। तो झारखंड में क्या, झारखंड की राजनीति में आपकी दिलचस्पी नहीं है क्या? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने के साथ आप एक डिसिप्लिन से बन जाते हैं जी। मेरी क्षमता, मेरी कार्यशैली और कुशलता के बारे में हमारे नेतृत्व को पता होगा। वो जहाँ भी हमें इस्तेमाल करना चाहेंगे वो करेंगे, और हम बंधे हुए। अगर हमें कोई आदेश दे दिया जाए कि तुम ये करो, तो हमें करना होगा। बीजेपी का डिसिप्लिन है ये, और निश्चित ही कौन व्यक्ति ये कह सकता है कि वो अपने प्रदेश की राजनीति नहीं करना चाहेगा, लेकिन मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता। नहीं, झारखंड के लोगों को इस बात पर भी दुख होता होगा कि जो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, जिनके अंदर विजन है, ऐसे लोग केंद्र की राजनीति में चले जाते हैं, तो नुकसान कहीं न कहीं झारखंड को उठाना पड़ता है। राजनीति हो या झारखंड की राजनीति हो, अलग नहीं है। और पार्टी जहां उपयोगिता समझेगी वहां इस्तेमाल करेगी, और हम लोग नतमस्तक होकर उस रोल को निभाते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो पार्टी है एक साध्य नहीं है, एक साधन है सामाजिक परिवर्तन का। और इस सामाजिक परिवर्तन में करोड़ों कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो हम लोग को जहाँ मौका मिलता है उसको निभाना है अपनी क्षमता के अनुसार, और मैं भी उसको कर रहा हूँ। यानी पार्टी का अगर निर्देश होगा तो आप झारखंड में जल्द सक्रिय होंगे? निश्चित ही, पार्टी जो भी बोलेगी वो करना होगा। मैं पार्टी से बंधा हुआ हूँ। तो ये थे सुदेश वर्मा जी, जिनका कहना है कि ये एक अनुशासित सिपाही हैं बीजेपी के, और चतरा उनकी जन्मभूमि है, झारखंड के रहने वाले हैं। अगर पार्टी चाहेगी तो वो झारखंड में भी सक्रिय होंगे, लेकिन इंतजार है इन्हें पार्टी के निर्देशों का। तो सुदेश जी, हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।